स्टैटिक और डायनामिक जैसे मैंने तुम्हें बताया कि स्टैटिक होती है और डायनामिक होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया था, 2-4 मिनट की जो वीडियो थी वो। अब जो है इसके अंदर यानी आपको कुल मिला के ये कहना है कि कोई भी बॉडी स्टैटिक पोजीशन में अपनी रुकी हुई अवस्था में कब होगी, जब उस पर लगने वाले सारे बाह्य बलों का किसी भी तरीके का बल है अगर वो संतुलित हो गए तो यानी वो बॉडी साम्य अवस्था में हो गई तो वो बैलेंस हो गई। जैसे हम ये कहें कोई चीज आपने टिकाई और वो बैलेंस नहीं है तो वो रखती रहेगी गति की अवस्था में, अदरवाइज अगर बैलेंस है तो रुकी हुई, ऐसे ही होता। बस यही चीज है इसमें। ये है ना, आपको क्वेश्चन में ऐसे नहीं बता सकती क्या है, आपको पूछा जाएगा स्टेट क्या होती है, या कभी कोई आपको टेक्निकल क्वेश्चन आए जेईई का पेपर देने जाओ देन लास्ट में, तब आप दिमाग नहीं लगाते कि उस टाइम आप उस पोजीशन में नहीं होते, आपको लगता है मैंने पढ़ा हुआ है। वो पूछेगा कि कोई भी वस्तु किस पर डिपेंड करता है, परिमाण पे, दिशा पे या साम्य अवस्था पे, तो आप उसका दिमाग में जाएगा, तो इसलिए मैं आपको घुमा के बताऊँ। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसको लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, इसे आप लिख लीजिएगा रिजल्टेंट फोर्स या परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। परिणामी बल 0 के बराबर, परिणामी बल 0 के बराबर नहीं। ठीक है, इतना तो लिख लोगे। अब सुनिएगा, अब हम ये कह रहे हैं कि कोई भी जो बल है, कोई भी बल है 2, 4, 5, 6, ठीक है, वो बल अगर किसी वस्तु को, अगर कोई बल किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों तरफ, उस अक्ष के चारों तरफ घुमाने का प्रयत्न करे तो उसको क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। आघूर्ण से मतलब है अक्ष के, आ और घूर्ण का मतलब घूर्णन करना। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर लगने वाले बल निकाय या बल या सिस्टम ऑफ फोर्स उस वस्तु को किसी बिंदु के या किसी अक्ष के चारों तरफ घुमाने का प्रयत्न करे तो उसको बोलेंगे बल आघूर्ण। ठीक है, और अगर कोई वस्तु साम्यावस्था में है, यानी उस पर लगने वाले सभी परिणामी बल रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो उसका बल आघूर्ण भी 101% शून्य होगा। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ? क्लियर है या नहीं? लिखिएगा, हरे डालिए बल आघूर्ण या मोमेंट। ठीक है, लिखिएगा बच्चे। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, तो उस बल के कारण वस्तु रेखीय गति करने लगती है, मतलब लीनियर मूवमेंट। 3-4 टाइप के मोशन होते हैं, लीनियर, सर्कुलर और रेक्टेलिनियर। ठीक है, लीनियर गति करने लगती है, लेकिन यदि किसी बल को किसी रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड पर लगाते हैं तो वह पिंड
तो वह पिंड रेखीय गति या सर्कुलर गति, रेखीय या वृत्तीय गति, रेखीय लीनियर या सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन या सर्कुलर मोशन या दोनों कर सकते हैं, और हिंदी में कहेंगे रेखीय या वृत्तीय या दोनों कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो डिपेंड करता है ना, जैसे आपने कोई चीज पकड़ी, उसको आपने किसी चीज से बांध दिया, पहले एक पिंड था, उस पिंड को आपने फेंका, बल लगाया, वो रेखीय गति कर रहा। अब आपने क्या किया, आपने उस चीज को डोरी से बांध दिया, तो उसी पिंड को, इसको आप सिंपल, अब आपने उस डोरी को एक चीज से बांध दिया, फिक्स कर दिया एक एक्सिस से, ठीक है, और फिर आपने उसको घुमाना शुरू किया, तो क्या कौन सी गति हो गई, फोर्स तब भी उतनी लगी, लेकिन अब आप उसको एक इससे अपने हाथ को अपने अक्ष मान के उसको घुमाना शुरू कर दिया, तो वहां पे जो मोशन आएगा वो होगा सर्कुलर। ठीक है, तो यानी वो गति रेखीय गति भी हो सकती है या सर्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप मूवमेंट की डेफिनेशन लिखिएगा। यदि पिंड पर या बॉडी पर लगने वाला बल उस वस्तु को किसी एक्सिस के, अक्ष के, एक्सिस या एक्सिस के चारों ओर घुमाने का प्रयत्न करता है, तो लगने वाला बल मोमेंट ऑफ फोर्स या बल आघूर्ण कहलाता है। तो लगने वाला बल आघूर्ण या मोमेंट ऑफ फोर्स कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, किसी फोर्स यानी बल, किसी फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कि कितना है, 6 न्यूटन 7 न्यूटन। ठीक है, किसी बल के मैग्नीट्यूड और घूर्णन अक्ष से, ये भी आप जब कराऊंगी तब समझ आएगा, अभी तो आपको देख रहे हो, आपको लग रहा होगा ये खाली डेफिनेशन है, भी समझ आएगा। घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी का, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मैं सीधा तुम्हारी को जरूर लिखूंगी, क्योंकि मुझे और इसमें लिखाने को इंटरेस्ट है। वैसे आपको गुना पढ़ते आओ, कैसे कर लिया हमारी कैसे तो मैं कह सकते हैं एम, ठीक है, एम क्रॉस डॉट होता है क्रॉस और क्रॉस होता है साइन। तो मैंने यही तो कहा
कि लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर मैं क्रॉस हटाऊंगी तो व्हाट विल आई राइट, FD sin थीटा बराबर 90। समझ आ गया मेरी बात? तो आप लिख सकते हो माना बला गुण m, लगने वाला बल F और दूरी क्रिया रेखा से दूरी क्या होगी d। ठीक है, इन दोनों का गुणनफल यह, ठीक है, क्योंकि लंबवत दूरी गई है तो ऑब्वियसली इसलिए हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, अदरवाइज हम क्या लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लेंगे, FD sin थीटा, यानी एंगल पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम घर पे दरवाजे बंद करते हैं, ठीक है, अगर आप ये पकड़ने वाले डोर्स हैं इसको अगर ऐसे बंद करते हो हैंडल्स, उस हैंडल को अगर आप बीच में लगा दो तो क्या करेंगे, कितना जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिया रेखा से कितनी दूरी पर होना चाहिए, कितना बल आपका लगेगा, कितना ज्यादा वो एक एक्सिस पे घूम जाएगा, वो डिपेंड करता है उसकी लंबवत दूरी। अगर वो बल तो आपको तब भी देखो, अगर लंबवत दूरी ज्यादा है तो बल कम लगाना पड़ेगा, और अगर आप उस हैंडल को बीच में लिया तो आपको बल बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, वहां लंबवत दूरी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, है ना। समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ? ये जो आपकी जैसे ये वाला है ना, अब इसको तो आप घूर्णन अक्ष ऐसा समझ लो, ये घूर्णन अक्ष इस पे तो घूम रहा है आगे पीछे, ठीक है, अभी उसका बोले चारों तरफ घूम सकता है, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे समझाते हैं, तो जैसे मैं इसको ऐसे बंद कर दूं तो आपको बल कम लगाना पड़ेगा, लंबवत दूरी कहां से की, यहां से यहां, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां ले जाऊं, यहां पे, ठीक है, ये तो चलो फ्री हो रहा है, लेकिन तब भी मुझे इससे जैसे यहाँ पे हल्का सा करना पड़ रहा है, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे ज्यादा फोर्स करना पड़ेगा, तो आपकी दूरी तो कम हो गई और बल जाता है, तो इसीलिए कि उसको कम घुमाव है, कम घुमाव, ठीक है। तो फ्रीली कितना मूव कर सकता है, इसलिए आपने हमेशा देखा होगा जो ये हैंडल्स होते हैं ये हमेशा साइड पर होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। अगर आपका गेट इतना बड़ा है तो हैंडल कभी भी यहाँ नहीं होगा, हैंडल ही यहाँ होगा, क्योंकि आप उसको उसके अक्ष की तरफ आगे पीछे घुमाना चाहते हो, दो पोजीशन में तो मूव करता है ना, आगे और पीछे, वो यही रीजन है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, तो ये तो हो गया एक तरह से बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड अभी बताया था। मैग्नीट्यूड का मतलब 5 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, कितने न्यूटन है, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी, ऐसे कर लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ये तो अक्ष से, ठीक है, फ्रॉम एक्सिस। इधर आ गया, इसमें एक दो लाइन और एक दो चीज और बता कि हमारा बच्चा कंप्लीट करवा के हमारी हो जाएगी। वो टाइम नहीं होगा, टाइम देखना 3 बज गए भी है ना, साढ़े 3 मिनट टाइम और 7 दिन देखिए जरा साफ, ये है जनरल कंडीशन। अभी चैप्टर का नाम था, ये तो मैं गुण बताया, वो कह रहा है चैप्टर का नाम था जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो प्रतिबंध लिखिए, क्या प्रतिबंध बच्चे, ये तो भी आपने गुण के बारे में बताया कि वो बैलेंस कैसे हो, ठीक है। लिखिएगा जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के सामान्य प्रतिबंध। देखो बहुत सिंपल है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी वो सामान्य प्रतिबंध पूछेगा ना साम्यावस्था का, देखो यहाँ दो चीजें हैं, क्या होगा, देखो दो प्रतिबंध है इसके, आप समझ लो इसकी है इक्विलिब्रियम के, ठीक है। तो आपको याद करने के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें है ना बुक, अगर इसमें सारा पेपर थ्योरी वाला है तो थ्योरी में यही सब कुछ आएगा।
अब तुम उसमें वहां पे दिमाग कैसे लगाओगे तो मैं तुम्हें वैसे बता रही हूँ, भूल भी जाओगे तब भी कर लो, ठीक है। अब देखो किसकी कंडीशन निकाली, इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की, ठीक है, देख रहे हो साम्यावस्था की, अब आपको इक्विलिब्रियम दो वजह से हुआ, ठीक है। एक तो है फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम जो हमने अभी था सेकंड चैप्टर में पढ़ा लेबिस थ्योरम में, ठीक है, या लेबिस थ्योरम से पहले आपने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, बलों का बता। और एक अभी आपने क्या पढ़ा, मोमेंट, मोमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं आपको समझाती हूँ 2 मिनट में। इनफैक्ट हमारा 3 क्वेश्चन हो गया, इसके क्वेश्चन थोड़े इजी है, मैं एक बार आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट कर दिया, ठीक है। हिंदी में नाम बोल देती हूँ, एक बार आप इसको इस तरीके से लिखिए, प्रतिबंध के नीचे ऐसा लिखिए, यहाँ और यहाँ लिख लो क्या बताते हैं, हिंदी में नाम लिख लो, साम्यावस्था का बल नियम, ठीक है बच्चों, साम्यावस्था का बल नियम, ठीक है, साम्यावस्था का बल नियम और साम्यावस्था का अघूर्ण नियम, ठीक है। साम्यावस्था का अघूर्ण नियम और साम्यावस्था का बल नियम, ठीक है। मैंने आपको से कितनी बार समझाई, अब आपको क्या सुनना है, नोट सुनना बाद में नोट करना। साम्यावस्था जो होगी किसी भी पिंड की केवल 2 ही नियमों की वजह से होगी, या तो उसमें जो लगने वाले फोर्स है वो क्या हो जाए, वो बैलेंस्ड हो जाए, क्योंकि हमारी जो गति है, मैंने यहाँ 2 नियम क्यों लिखे हैं साम्यावस्था के, वो मैं आपको बताती हूँ। हमें ये पता है कि आपकी जो कोई बॉडी है, वो बॉडी को अगर वो सरल रेखीय गति भी कर सकती है, मैंने लिखवाया, या वृत्तीय गति भी कर सकती है। अगर वो वृत्तीय गति कर रही है तो उसमें अघूर्ण है, और अगर वो सिंपल गति कर रही है, लीनियर कर रही है, तो उसमें सिंपल फोर्स है, ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात। और अगर आपको फोर्स को बैलेंस करना है, ठीक है, तो आप क्या समांतर चतुर्भुज नियम लोगे कि भाई एक बल ये था, एक बल ये था, ठीक है, यही वो लेबिस थ्योरम, एट अ टाइम कब 2 को ले लेते ना, उसमें भी 3 में भी लेबिस में क्या था, अभी सपोज 3 है, तो इसके अपोजिट इसके बराबर, तो एट अ टाइम कब 2 ही ले लेते ना। अगर आप इस फोर्स को बैलेंस करना चाह रहे हो, sin a अपॉन sin a इक्वल टू sin b इक्वल टू sin c, ठीक है ना, f1 अपॉन sin a, f1 अपॉन sin b, f3 अपॉन sin c, ऐसा था ना। तो एट अ टाइम कब 2 ही ले लेते ना, आप इससे भी चतुर्भुज बना सकते हो, है ना। तो अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ, मैं आपसे ये कह रही हूँ, अगर वो वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति, तो उसमें बैलेंस करने का पड़ेगा आपको अघूर्ण, क्योंकि वहां पे जो बल लग रहा है वो अघूर्ण बल है, और यहाँ पे जो बल लग रहा है वो कौन सा बल होगा, तो क्षैतिज होगा, क्या होगा, अदर होगा। भाई कोई वस्तु है, मैंने बॉल फेंकी ऐसे, ऐसे नहीं, मैंने बॉल फेंकी ऐसे, तो या तो वो ऐसे जा रही है, या मैंने बॉल फेंकी ऐसे, तो वो इस तरह जा रही है। तो अगर ठीक है, और अगर मैंने कोई बॉल फेंकी डायगोनली, ठीक है, तो उस डायगोनल के बीच सब जो मैंने बॉल फेंकी वो बॉल यहाँ गई, तो आप क्या कर सकते हो, उसके 2 घटक हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, हमेशा 90 डिग्री पर, ठीक है। इसकी जैसे कहते थे FH का स्क्वायर प्लस FV का स्क्वायर, इन दोनों के बराबर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, आ रही मेरी बात समझ। तो हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या होना चाहिए, मेरी बात समझ आएगी क्या कह रहे हैं। अब मैं इसकी रिजल्ट लिख रही हूं, देखो हम ये कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है सारे बलों का वो 0 होना चाहिए, सारे, सपोज मैंने कहा पहला बल, दूसरा बल, तीसरा बल, चौथा बल, ठीक है, ये बल, ठीक है, यानी पहला बल था F1, तो F1 ये था, यहाँ समझो हर्ष, F1 ही पहला बल था, तो इसका FH FB 1 1 F1, फिर इसी तरह F2 चलेगा, ठीक है, F2 FH2 FB2, इस तरह 3, इस तरह 4, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट एक तरह से ये जो परिणामी वाले रिजल्टेंट हो गया ना, अगर आपसे कोई कहा जाए कि एक जो बल है उसका क्षैतिज घटक ये है और ऊर्ध्वाधर घटक ये है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर और इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि इसका रिजल्टेंट, उसका रिजल्टेंट,
सारे रिजल्टेंट की जो वैल्यू हो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो रिजल्टेंट का मतलब हो गया हमें का F1 यानी इसका रिजल्ट R1। फिर कैसे निकल जाएगा, FH का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर, ठीक है। फिर दूसरा आ गया, इसी तरह दूसरा आ गया FH2 का FD2 का, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे रिजल्टेंट 0 होगा, टोटल रिजल्टेंट उस पिंड पर लगने वाले सारे बलों का जो परिणामी बल होगा वो 0 के बराबर आना चाहिए, यानी सिग्मा R बराबर 0 आना चाहिए। इसको और आगे बोलेंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उस रिजल्टेंट बलों के जो घटक होंगे अलग अलग, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा फोर्स, उस फोर्सेस का ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट अलग अलग 0 होने चाहिए। तो इसको ये लिखने के बाद फिर आप क्या करोगे, क्या लिखोगे, आप लिखोगे FH का स्क्वायर 1, FH2 का स्क्वायर, FH3 का स्क्वायर, FH4 सारे हॉरिजॉन्टल जोड़ दिए इक्वल टू 0, ठीक है। वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तभी तो पहले 0 आएगी ना, ठीक है। इसी तरह वर्टिकल के सारे अलग अलग क्या करो, समेशन आपका 0 हो जाएगा। तो आपकी कंडीशन क्या आ जाएगी, वो अब उसको कोई बल काम ही नहीं कर रहा है। अभी जैसे अब इसको याद ऐसे रखो, ये आपका वो है रस्सा खींचते हैं टग ऑफ वॉर, आप भी खींच रहे हो, आप भी 6 न्यूटन पर लगा रहे हो, मैं भी 6 न्यूटन पर लगा रही हूँ, तो कहाँ जाएगा, ऊपर आएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा। तो बैलेंस हुआ ना, बल तो लग रहा है लेकिन वो क्या है, वो बैलेंस हो, समझ आ गई, हाँ है ना। लिखिए जरा इसके नीचे लिखिएगा, फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के नीचे इस नियम के अनुसार रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी, रिजल्टेंट फोर्स 0 होगी। इट मीन्स में लगता है यहाँ आएगा, देखिएगा। इट मीन्स परिणामी टोटल रिजल्टेंट की बात करिए, इट मीन्स परिणामी R इक्वल टू, ठीक है, इट मीन्स परिणामी R इक्वल टू 0। या आप ये कह सकते हो, ये तो R तो एक चीज हो गई, R क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। आप लिखना चाहो तो फोर्सेस में लेट 4 फोर्सेस आ गए, माना 4 फोर्स है, 4 फोर्स वर्किंग, क्योंकि उससे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बुक में जो है वो वैसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि बुक से समझा आपको कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो फोर्सेस F1 F2 F3, ठीक है, और मैंने माने 4 फोर्स रख दी, एक उनका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। R बराबर 0 आने का मतलब है समेशन ऑफ F, और यहाँ I इक्वल टू 1 to 4, 4 पॉइंट है ना, तो ये सिग्मा F है। अब इसका मतलब क्या आ गया, समझ आ गई मेरी बात, I F1 F2 F3 हो गई, नोट करिए, आगे लिखिएगा। इट मीन्स सभी फोर्सेस F1 F2 F3 F4, सभी फोर्सेस के F1 F2 F3 F4 के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का एल्जेब्रिक सम अलग अलग 0 होना चाहिए, देखो इसको मान रहे हैं x एक्सिस, इसको देखो यहाँ इसको मान रहे हैं x एक्सिस, तो ये
हॉरिजॉन्टल साइड पे है, तो यहाँ पे F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर ही F2H, फिर F3H, फिर F4H, ठीक है। अब चलिए वर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या y एक्सिस, यहाँ पे क्या लिखा है आप वर्टिकल कंपोनेंट F3 V1 F2 F3। उसने कहा कि बलों का जो दो घटक है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उनका योग अलग अलग 0 होना चाहिए, मतलब सारे हॉरिजॉन्टल Fx इक्वल टू 0 और सारे वर्टिकल 0। ये वो खत्म, ये प्रतिबंध है। अब इसको वहां पे आप इस तरीके से बढ़ा क्यों घटा ऐसे ही आएगा, यही क्वेश्चन आएंगे लिख के देखो आप। इसमें बुक में इस वाले चैप्टर इसमें ना सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ये, बट न्यूमेरिकल में इसलिए करवाती हूँ ताकि आपका थोड़ा आईक्यू आगे के लिए थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। इसको कर लो, लिख लो, अलग अलग 0 होना चाहिए, तो सिग्मा एफ बराबर 0, सिग्मा एफ बराबर 0। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाओगे तो इस तरह बना के और फिर इसको यहाँ पे 0, समझ आ गई मेरी बात। अब लिखिएगा आघूर्ण के लिए, इसका 3.5 हो गया, कहाँ हो सकता अभी 3.5 से पढ़ाऊंगी, क्लैशिंग है ना, लेकिन मैं इनको 10 मिनट के बाद हो जाओगे तो तुम यहीं बैठ जाए। अच्छा कितने हैं, कहाँ पे है भाई, बाहर को दो, वो सर पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी, क्लास में तो बैठ आने दो वीडियो, समझ आएगा मेरी बात। तो इसका कहने का मतलब ये आ गया कि अगर पिंड स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, और अगर गति की अवस्था में था तो उस गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये इसका रिजल्ट लिखना है, समझ आएगा। अब आघूर्ण के लिए लिखिए जरा जल्दी से। इस नियम के अनुसार पिंड पर लगने वाले सभी बल, पिंड पर लगने वाले सभी बल उसी तल में, प्लेन में, उसी तल में या प्लेन में किसी बिंदु पर लगने वाले आघूर्ण का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए, यानी सिग्मा m बराबर 0। मतलब वो ये कह रहा है कि इस तल पर लगने वाले जितने भी बल होंगे किसी बिंदु पर, वो सारे बल लगने बैलेंस हो जाए, तो ये वाली एक्सिस इस बिंदु पर हो चाहे इस बिंदु पर जाए, ठीक है, ये मतलब। तो सिग्मा m बराबर क्या आ जाएगा 0, यानी पिंड अब कोई गति नहीं करेगा, अब कोई पिंड कोई गति नहीं करता, ये मतलब। एक छोटी सी चीज मैं लिखवा रही हूँ, इसमें तुम्हारी कोई जरूरत है। कल अगर आपको कोई आधे घंटे के लिए लेक्चर होगा 11:40 लंच के टाइम पे, तो 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूँगी। कल मेरा कोई लेक्चर नहीं है, तो मैं तुम लोगों को मतलब 1:15 से और 1:40 तक मैं पढ़ा सकती हूँ, 1:15 पौने 2, उससे पहले क्लासेस चलती नहीं है। तुम ही लोग आने वाले, ठीक है, जो आने वाले तुम लोग तो आओगे, तुम्हारा तुम लोग 7-8 के तो वो पीछे है, तुम लोग तो आज ही आओ। इफ यू वांट टू बिकम तो 1:15 छोड़ देते हैं, तुम आ जाना मेरी क्लास में, बच्चे लंच में चले जाएंगे, मैं 3-4 महीने करवाऊंगी, वो 4-5 महीने का टाइम वहाँ का यहाँ से हो जाए, फिर मैं उस दिन 4-5 और महीने करके दूसरे चैप्टर स्टार्ट करूँगी, फिर हमारे को तभी हो पाएंगे जब आप लग के करोगे, ठीक है। लिखिएगा जरा, लिखिए यदि किसी समतलीय बल, अगर छोड़ो मैं ऐसे उसके बाद फिगर ड्रॉ कर छोड़ो, ज़्यादा लिखा के ना पजल होता है बच्चों को।
इसको हम डायरेक्टली इसमें यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ये बीटा है और देखो ये कह रहा है कि अगर कोई ये कोई रेखा थी ए बी, ठीक है, यहाँ देखो ये कोई रेखा थी ए बी, यहाँ समझो सब जल्दी से, ये कोई रेखा ए बी है, इस ए बी के यहाँ पे शीर्ष पे, ठीक है, कोई बिंदु सी है और इस सी से आपने कोई लंबवत दूरी डाली दी, ठीक है, ये दी तो ऐसे घूर्णन के लिए काम करना, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक है, ये कोई बिंदु था और यहाँ पे आपने बिंदु, ठीक है, तो ये कोई रेखा ए बी थी, ठीक है, और उस ए बी रेखा पर आपने शीर्ष बिंदु सी से कोई परपेंडिकुलर डाला डी, हाँ ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या कहा, ये जो आपने ये परपेंडिकुलर डाला, इसको ऐसे समझो, तो बेटा मैं जो ये एंगल थीटा कह रही हूँ मैं ये नहीं कहता हूँ, ठीक है, हमने कहा कि हमें यहाँ से एक रेखा ए बी पर डालनी है, हमें सी से कोई रेखा सी डी खींची, मतलब बहुत नहीं करनी, क्योंकि उसमें थीटा नहीं डालना है, ठीक है। तो अब वो शीर्ष से सी से जब आपने ए बी पर कोई रेखा खींची, तो ये हमने क्या कहा कि इसने इस ए बी रेखा को दो बिंदुओं में क्या कर दिया, बांट दिया, तो ये एम हो गया और ये एम, और आपने इसको ये यहाँ से मिलाया, ये यहाँ से मिलाया, ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा माना, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू को m प्लस n cos थीटा इक्वल टू m, अगर ये अगर लंबवत होता तो मैं यहाँ साइन लेना पड़ता, इसीलिए मैंने क्योंकि मैंने लंबवत से नहीं सॉल्व किया उसको, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता ना मुझे कि किस तरफ को कितनी दूरी पे वो वैल्यू लग रही है, ठीक है, तो ये लंबवत नहीं है, सिर्फ एक रेखा खींची, ठीक है, तो m प्लस n cos थीटा, तो हर बार है या तो आप इस एंगल से सॉल्व कर दो, इस एंगल को माना है आपने a, ठीक है, और इस एंगल को माना है, ठीक है, इसको माना है अल्फा और इसको माना है बीटा, तो ऐसे आपने कहा m प्लस n cos थीटा, ठीक है, m cot अल्फा, ठीक है, n cot बीटा, या दूसरा तरीका है आप n cot a, मतलब वही एंगल आएगा तो उसके टच ना इसका डेरिवेशन करना है ना कुछ करना है, सिर्फ इसको आपको याद रखना है, जब मैं कल न्यूमेरिकल कराऊंगी तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब आपको क्या है फिलहाल हर्ष में जाना है, बैठ क्लास का नाम कौन सी कहते हैं एक मिनट में देख के बताती हूँ तुम्हारा कौन सा लेक्चर है, मैं पूछ आई हूँ क्योंकि मैं